दूसरा हम देखते हैं ब्लड सेल या रुधिर कोशिकाएं कहते हैं हमें ब्लड सेल। ये लगभग भाग 45% भाग बनाते हैं। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा की। सबसे पहले प्लाज्मा में पानी कितने प्रतिशत होता है? प्लाज्मा में पानी कितने प्रतिशत होता है? अब देखते हैं प्लाज्मा की एक एक चीजों की। तो प्लाज्मा में देखते हैं हम तो 90 से 92% जल होता है H2O। और जब देखते हैं हम 6 से 8%, तो 6 से 8% के अंतर्गत हमको प्रोटीन मिलती है प्लाज्मा के अंतर्गत। और देखते हैं इसके अंतर्गत सोडियम लवण खनिज लवण मिलता है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है खनिजों में। जल जल के बारे में आप जानते हैं, खनिज सोडियम के बारे में जानते हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन। ब्लड के प्लाज्मा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रोटीन। प्रोटीन 3 प्रकार की होती है। पहली होती है एल्बुमिन, दूसरी होती है ग्लोब्यूलिन। बहुत अच्छी चीज आपको समझ में आएगी, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आपको। तीसरी प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन। ठीक है, अब पहली प्रोटीन बात कर लेते हैं एल्बुमिन। एल्बुमिन की बात करें तो हम सबसे पहले ये एल्बुमिन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? मुख्य रूप से इसलिए आवश्यक है कि जो ये है परासरण नियमन कार्य करती है। हमारे ब्लड में कितना हमें पानी ब्लड को लेना है और कितना त्यागना है, तो ये परासरण दाब का नियमन करती है एल्बुमिन। दूसरी पढ़ते हैं ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन के अंदर होती है गामा सेल, गामा ग्लोब्यूलिन। ये कार्य करती है एंटीबॉडी। अब एक चीज देखो कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम देखते थे कि हमको कोरोना हुआ और कोरोना के बाद हम सही हो गए। अब कोरोना के बाद हम सही हो गए तो आपने देखा कि क्यों सही हुए? क्योंकि एंटीबॉडी थी हमारे शरीर में, उस कोरोना के प्रति एंटीबॉडी बन गई थी। अब शरीर में एंटीबॉडी बन गई तो डॉक्टरों ने कहा कि जिनके अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है उसका केवल जो रोगी है उनमें प्लाज्मा ही डाला गया, प्लाज्मा थेरेपी की गई, ना कि पूरे ब्लड को डाला गया। क्यों? क्योंकि ग्लोब्यूलिन क्या बनाती है? एंटीबॉडी कहाँ मिलेंगी? केवल प्लाज्मा में मिलेंगी, ना कि ब्लड सेल के अंदर। इसलिए केवल प्लाज्मा का उपयोग किया गया। इसलिए जैसे कोरोना वायरस में उपचार किया गया था किसका? प्लाज्मा थेरेपी। और सबसे पहली प्लाज्मा थेरेपी भारत के अंदर कहाँ पर स्थापित की गई थी? ये एक जीके क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब ये देखते हैं तीसरी फाइब्रिनोजन। हमारे यहाँ पर कट लगा खून निकला, और जब खून निकला तो उसको रोकना तो पड़ेगा। अब रोके कैसे? तो हमारे शरीर में होती है फाइब्रिनोजन। क्या होती है? एक प्रोटीन फाइब्रिनोजन। ये क्या है? निष्क्रिय अभी। तो अब जब जैसे ये सक्रिय होगी तो इसका नाम आएगा फाइब्रिन। अभी सक्रिय क्यों हुई? सक्रिय के लिए एक एंजाइम चाहिएगा, जैसे यूं मान लो तो वो चाहिएगा थ्रोम्बिन प्रोटीन चाहिए जो इसे सक्रिय करे। और ये थ्रोम्बिन कहां से आएगा? तो ये आएगा प्रोथ्रोम्बिन से। और ये प्रोथ्रोम्बिन कहां बनेगा? तो ये प्रोथ्रोम्बिन बनेगा विटामिन के से। विटामिन के द्वारा प्रोथ्रोम्बिन बनता है और प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा और थ्रोम्बिन से फाइब्रिन से फाइब्रिनोजन। और जैसे फाइब्रिनोजन बढ़ेगा रक्त का स्कंदन हो जाएगा और जहाँ पे रुधिर कोशिकाएं इकट्ठी हो जाएंगी, प्लाज्मा कोशिकाएं फाइब्रिनोजन और रुधिर निकलना बंद हो जाएगा। ये क्रिया है प्लाज्मा में। तो एल्बुमिन जरूरी है, परासरण दाब कितना जल लेना है, कितना खनिज छोड़ना है। ग्लोबिन चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी यदि कोई रोगाणु हमारे शरीर में आता है तो उसके लिए। और फाइब्रिनोजन आप जानते हैं फाइब्रिन के लिए। अब हम बात करेंगे रुधिर कोशिकाओं की, ब्लड सेल की बात करेंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है आपके लिए, ब्लड सेल। चलो इससे पहले ब्लड सेल से पहले आपको एक छोटी जानकारी आप लोग चलो ब्लड सेल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम आरबीसी, लाल रुधिर कणिका, जिन्हें हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट। एक चीज देखो, आप लोगों ने कभी सोचा होगा इसे फुल फॉर्म क्या है आरबीसी की? रेड ब्लड सेल, जिसे हम एरिथ्रोसाइट भी कह सकते हैं।